Hello and welcome to this class on applied mechanics. Our first topic is mechanics. क्या होता है? What is mechanics? Mechanics is the branch of science which deals with the forces and its effect on the body. मतलब mechanics में हम forces और उसके effect के बारे में पढ़ते हैं. अब ये फोर्स क्या होता है? फोर्स इज पुश और पुल, और इसका इफेक्ट क्या होगा फोर्स का? स्टेट चेंज करना. स्टेट क्या होती है? स्टेट मीन्स बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, बॉडी मोशन में भी हो सकती है. अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्टेट चेंज होके वो मोशन में हो जाएगी. अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टेट चेंज होगी तो वो रेस्ट में हो जाएगी. सो हम मैकेनिक्स में फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. अब बात आती है अप्लाइड मैकेनिक्स की. अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स के लॉज जब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लगाए जाते हैं, मैकेनिक्स के लॉज जब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लगाए जाते हैं तो उसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं. We have to apply various laws of mechanics to solve engineering problems. अभी applied mechanics जो है it is divided into two parts. First one is statics, other one is dynamics. पहला है statics. Statics में हम forces and its effect on bodies at rest, मतलब जब बॉडी रेस्ट पर होंगी तो उस पर लगे हुए फोर्स और उसके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम स्टैटिक्स में. डायनेमिक्स में हम जब बॉडी मूविंग होगी, जब बॉडी मूव कर रही होगी, वो हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में. स्टैटिक्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे एक स्ट्रक्चरल बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बीम्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें स्टैटिक्स में आएंगी. एक क्रेन डायनेमिक्स में कोई भी मूविंग बॉडी आ सकती है, जैसे फैन, मूविंग कार. डायनेमिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज़ काइनेमेटिक्स, अदर वन इज़ काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट स्टडिंग फोर्सेस काजिंग द मोशन. मतलब काइनेमेटिक्स में हम जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है हम उसे स्टडी नहीं करते हैं. जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं करते हैं. काइनेटिक्स में हम फोर्सेस काजिंग द मोशन इज़ आल्सो स्टडीज़. हमने अप्लाइड मैकेनिक्स को वेरियस पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रखा है क्योंकि मैकेनिक्स में अगर हम सभी फोर्सेस भी साथ में पढ़ेंगे और स्टैटिक्स भी, डायनेमिक्स भी, सब मिक्स हो जाएगा और प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकेगी. दैट इज़ वाई हम स्टैटिक्स को अलग पढ़ते हैं, डायनेमिक्स को अलग पढ़ते हैं. डायनेमिक्स में भी काइनेमेटिक्स को अलग पढ़ा जाता है, काइनेटिक्स को अलग पढ़ा जाता है. काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट स्टडिंग फोर्सेस काजिंग द मोशन, एंड काइनेटिक्स में फोर्सेस काजिंग द मोशन इज आल्सो स्टडीज. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. फिज़िकल क्वांटिटी में हम क्या क्या मेज़र डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये सब फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ में आता है. फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी. सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी वो होती हैं जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो किसी
दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जैसे मास, लेंथ, ये दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हमारे पास एक पेन है और हमें इसकी लेंथ को मेज़र करना है, दिस लेंथ इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी विच कम्स अंडर फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। अब बात की जाए कि क्या ये पेन फिज़िकल क्वांटिटी है? नहीं, पेन फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी। ऐसे ही इसमें जो मास होगा वो भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जो कि मेज़र की जा सके उन्हें हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। इसमें सेकंड चीज़ है डराइव्ड क्वांटिटी। डराइव्ड मीन्स जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी से हम डराइव कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी को हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी से डराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ लिख सकते हैं, टाइम को टाइम, और इसको हम इस तरीके से डराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट्स। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम यूनिट कहते हैं। जैसे मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। केजी किसकी यूनिट है? मास की। इसी तरीके से हर एक फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। इसके बाद आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला सिस्टम है CGS। CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेकंड इज FPS। FPS मीन्स फुट, पौंड एंड सेकंड। देन कम्स MKS। MKS में क्या जाता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। SI यूनिट में भी हम मीटर, केजी और सेकंड लेते हैं। इंडिया में SI यूनिट को फॉलो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रिजिड बॉडी। What is a rigid body? Rigid body is something which does not change its shape and size under the effect of forces। मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा दें और इसकी शेप एंड साइज चेंज ना हो तो उसे हम एक रिजिड बॉडी मानेंगे। और जिस बॉडी की शेप चेंज हो जाए उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी। और रिजिड बॉडी क्या है? बॉडी विच डज नॉट चेंज इन शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स लगने पर बॉडी का शेप और साइज चेंज ना हो उसे हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। दूसरी बॉडी क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी मीन्स जिस पे फोर्स लगाएं तो उसकी शेप या साइज चेंज हो जाए, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाए, उसे हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। अप्लाइड मैकेनिक्स में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी रिजिड बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट है, टोटली अलग सब्जेक्ट है, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो इन रियलिटी उसकी शेप और साइज़ में चेंज होते हैं, लेकिन हम अप्लाइड मैकेनिक्स में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें कोई भी शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रहे हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। हमने उसे
टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अप्लाइड मैकेनिक्स को। डिफॉर्मेबल बॉडी को हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, रिजिड बॉडी हम मानेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में। अब आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जांपल क्या है? मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर हम बात करें मास की, तो क्या हम कभी यूं कहेंगे कि हमें 5 केजी आलू दे दो ईस्ट डायरेक्शन में? क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। 5 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। क्या हम कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होकर टेम्परेचर माप लो? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ये समझेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सपोज करो एक लड़का है जिसने जो ए पॉइंट पर खड़ा है, उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। अगर वो लड़का इस पाथ से जाता है, किस पाथ से? ऐसे, इस पाथ से जाता है, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। अगर वो लड़का इस पाथ से जाएगा, वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसने कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं की, उसने कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं की। अगर वही लड़का इस पाथ से जाए, जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चा इस रास्ते से जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और उसकी एक स्पेसिफिक क्या होगी? डायरेक्शन। क्या होगी? डायरेक्शन। प्लस में मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस में डायरेक्शन भी होगी। जो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वे वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब इसके एग्जांपल हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर सेम बॉडी पर हम इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इधर से इस साइड मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट इज व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर कहलाएंगी, उन्हें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा। जैसे करंट, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। दैट इज व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर। करंट स्केलर है। तो
वेक्टर क्या हुए? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन भी होती है उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कहलाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है? डेट इज़ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना है। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना है। करंट जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इसे हम वेक्टर नहीं कहेंगे, इसे हम स्केलर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। हम स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल अलजेब्रा से एडिशन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 kg प्लस 5 kg को हम 10 kg लिख सकते हैं। 5 किलो आलू में 5 किलो आलू ऐड हो जाएंगे, बड़े इजीली ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में हम 5 न्यूटन फोर्स को 5 न्यूटन एक फोर्स है F1 5 न्यूटन, F2 5 न्यूटन, इनको हम 5 + 5 नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होती है। इसलिए हमें इसके ऐड करने के लिए वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर्स को हम लाइन विद एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे बोलेंगे एरो हेड, इसे बोलेंगे टेल। अगर हमारी डायरेक्शन इस साइड है तो हम एरो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर हमारी डायरेक्शन इस साइड है तो हम एरो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। एरो की जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगी। मैग्नीट्यूड अगर मान लो ये हमारा 5 न्यूटन का वेक्टर है और अगर मुझे 10 न्यूटन का वेक्टर बनाना हो तो इस एरो हेड की लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। अब इसका ये मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाएं सेम 10 न्यूटन के वेक्टर को तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की जो एडिशन है उसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि फोर्स है उसमें हम वेक्टर्स एडिशन को अच्छे से समझेंगे।